हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए फेज़ 2 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी की प्रैक्टिस सेट 2 को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बता दूं मैं, ये क्लास 9 से 10 तक के लिए जो है आपका सामाजिक विज्ञान यानी SST का जो है पेपर का प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप जाकर उस प्रैक्टिस सेट को भी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट पर, आप सभी को जो है मैं करवा दूंगी 1 बाय 1। और फ्रेंड्स, आपको जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पता ही होगा कि 80 सवाल जो है आपके खुद के सब्जेक्ट से जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं 80 प्रश्न होंगे, और जो 40 प्रश्न होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन के होंगे यानी जनरल नॉलेज के होंगे। तो इस प्रकार से कुल 120 नंबर का जो है आपका सिलेबस दिया गया है। और कुछ इस बार जो है ट्री 2.0 में कुछ बदलाव किए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बदलाव है। तो मैंने एक वीडियो डाला था जो चेयरमैन सर ने खुद अपने मुंह से कहा है, तो आप उस वीडियो को भी देखकर जो है पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज हम पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, आपको यह बताना है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जो बीपीएससी का पैटर्न है कुछ इसी प्रकार का है, और किरण पब्लिकेशन में जो है काफ़ी अच्छे से चीज़ों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। और ये जो थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 की विद्रोह से काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक्टिव रहे थे जगदीशपुर में, इसलिए कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। चलिए याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको सूची दिया गया है और उसको मिलाना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो एहोल प्रस्तर लेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ का शिलालेख यह रुद्रामन प्रथम से संबंधित रखता है। जो नासिक गुहालेख है यह आपके गौतमी बलश्री से संबंध रखता है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह स्कंदगुप्त से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से आंसर जो आ जाएगा फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं किस में आ रहा है। तो ऑप्शन 4 में आ रहा है, 2, 4, 1, 3। प्लीज़ आप भी मिलाकर खुद जो है देख भी लीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था फ्रेंड्स, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता है जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले के यानी गुजरात के सागरवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज डॉक्टर RS राव ने 1957 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है, आपको यह बताना है। यानी एक तरफ जो है आपको नाम दिया गया है और दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ जो है एक कारण दिया गया है कि सबसे जो सटीक कारण कौन किस व्यक्ति ने बताया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो विद्वान थे ये VN मिश्रा, इन्होंने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन जो है सही मतलब इसमें मिला हुआ है, जिन्होंने कारण बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है सही ढंग से सुमेलित है, ये जो है आपका, फिर आपको कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिएगा, जो गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने क्या बताया था, विदेशी आक्रमण बताया था इसके कारण को। जो ऑरल स्टेइन थे इन्होंने बताया था जलवायु परिवर्तन, ये भी कथन सही है। जो डेलेस है इन्होंने बताया था भौगोलिक घटनाक्रम में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पतन हुई थी। और VN मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन कारण बताया था। तो ये सभी जो कारण है अपने आप में सटीक हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से जब हम कूट को देखेंगे तो कूट में जो दिया गया है आपका 4, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों सही है, यह ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने कथन नहीं देखा था, कूट नहीं देखा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। गांधी जी को महात्मा की गांधी किसने दी थी? महात्मा की गांधी पूछ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह के समय जो है पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। और बात करें अगर महात्मा की, तो यह जो दिया गया था पदवी, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन 4 में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको यह बताना है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की जो स्थापना हुई थी, यह आपके 600 ईसा पूर्व हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर जो है आपको आंसर बताना है कूट की सहायता से। तो आपको एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, 1526 में हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा। बात करें खानवा का युद्ध का, तो यह जो हुआ था आपके 1527 में हुआ था, तो इसका बी हो जाएगा। जो चौसा का युद्ध था फ्रेंड, यह शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जो कि 1539 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से सी हो जाएगा 1 का। और जो कन्नौज का युद्ध था, यह शेरशाह और हुमायूं ने के बीच का ही युद्ध था, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी डी ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से देख लेते हैं किस में है यह ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो ऑप्शन 3 है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कब संगठित हुए थे ये? तो ये जो हुए थे आपके 1221 ईस्वी में। मंगोलों ने अपने नेता चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे जो है इकट्ठित हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, और फिर जो है आपको कूट की सहायता से इसको आंसर बताना है कि किसके बाद कौन से गुरु आए थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा, पहले आ जाएंगे गुरु अर्जुन देव, फिर आ जाएंगे आपके हरगोविंद, और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे हरकिशन, और चौथे नंबर पर गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रकार से जो आ जाएगा आपका आंसर देख लेते हैं कूट में कहाँ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की थी एवं इसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम रखा था? गंगईकोंडचोलपुरम काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में जो है बंगाल के पाल शासक माहीपाल को पराजित किया था, और गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगईकोंडचोल की उपाधि भी धारण की थी, और इसी के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रथम इसके आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर भी क्वेश्चन में भी आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो अशोक स्तंभ था यह लौरिया नंदनगढ़ में है, आपको पता होना चाहिए। जो साड़ वाली स्तंभ शीर्ष है यह है आपके रामपुरवा में, और जो लोमार्शी गुफा है यह आपके बराबर हिल्स में है, बिहार में ही सब अवस्थित है, और जो छिद्रयुक्त स्तूप है यह रोपड़ पंजाब में है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो आपका सूची बन रहा है ऑप्शन 3 बन रहा है 3, 4, 1, 2। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछ रहा है आपसे, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में किस विषय का ज्ञान था? तो किस विषय का ज्ञान था फ्रेंड्स? तो इनको जो है शिकार का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। पाषाण काल के लोग पूर्णतः आखेटक का जीवन जीते थे, और इन्हें प्रमुख हथियार प्रस्तर से बने हथियार थे, जिनका अवशेष पंजाब की सूहन नदी की घाटी, मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? आपको ऑप्शंस में बताना है। तो फ्रेंड्स जो इसका संभावित कारण था यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यह गुलाम वंश था, जो कि 1206 ईस्वी में आपके मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके? तो यह जो थे आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, जो कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब ये जो थे उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, किसमें शामिल था फ्रेंड्स? तो उपयुक्त सभी में शामिल था। काबुलियत प्रथा में, पट्टा प्रथा में, सरदिस में, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट सवाल में है आपका, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्तीर्ण करवाए थे और पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में कौन सा सातवाहन शासक को यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यह जाने जाते हैं गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया है आपका, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? याद रखिएगा, जगह का तो नाम पता है तलवंडी, लेकिन आपसे वर्ष और नदी के किनारे पूछ रहा है। तो यह जो हो जाएगा आपका 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो प्रथम आम विद्रोह नील विद्रोह को कहा जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था काकोरी कांड का सामना? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था। तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसी के पश्चात कंपनी ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और साथ ही साथ अवध अंग्रेजों का भी जो है कृपा पात्र बन गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? फ्रेंड्स कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण थे यह व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल में है आपका, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर जो देने से इनकार कर दिया गया था फ्रेंड्स, यह किया गया था आपका ऑप्शन 4 में हो जाएगा इसका राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम को दृष्टि से सजाइए। कालक्रम उसके बाद जो है आपको कूट की सहायता से आंसर भी देना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले जो आएगा फ्रेंड्स ये मोपला विद्रोह, जो कि आपका 1921 ईस्वी को हुआ था। बात करें चौरा चौरी कांड की तो 1922 को हुआ था। और बात करें अगर चटगांव शस्त्रागार लूट की तो यह आपका 1930 ईस्वी को हुआ था। तो आप भी अब मिला सकते हैं फ्रेंड्स कूट की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी के सवालों को फ्रेंड्स। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सवाल हैं फ्रेंड्स। जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं भूगोल के सवालों को। भूगोल के सवाल में पहला सवाल है, निहारिका नेबुला क्या है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स एक तप्त गैस का यह एक गोला होता है। ऑप्शन 2 उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? आपको बताना है।
सेडिमेंट्री सेल है, इग्नियस सेल है या मेटामॉर्फिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आग्नेय शैल है, जो प्राचीनतम शैल है भूपटल पर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति, याद रखिएगा अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो आपका शैल बनते हैं इस प्रकार के, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 फैकोलिथ कहते हैं इसको हम। कैसे? फैकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पर? तो ये रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ पे एक्टिव होता है। और यह जो शब्द है सुनामी, यह एक जापानी शब्द है फ्रेंड्स, कई बार इसको भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इस सवाल में पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स मिथिला का मैदान, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है, आपको पता है। और दक्षिणी गंगा को जो है गंगा सोन मैदान, मगध मैदान और अंग मैदान में विभाजित किया गया है। और मिथिला मैदान जो है बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि आपका झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का मैप भी एटलीस्ट आप अपने पास एक ज़रूर रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बिहार का मैप है। और जो मिथिला का अंग हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूर्व की ओर बोल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, ये उत्तर पूर्व की ओर बोल रहा है और झारखंड आपका नीचे है। तो इस प्रकार से यह जो है झारखंड सीमा साझा नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। तो ऐसे टीलों को हम इंसेलबर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार या बेस या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस विस्तृत हिमनद को डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ऐसे जो जगह को हम क्या कहते हैं? गिरिपाद हिमनद, याद रखिएगा गिरिपाद हिमनद। नेक्स्ट सवाल में है गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका डोल ड्रम की स्थिति निम्नलिखित में किस वायुदाब पेटी है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों के से होती है? याद होगा आपको फ्रेंड्स, यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री जो है उत्तर, 10 डिग्री मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। और यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा अधिक होता है। और यह जो है धरातलीय क्षैतिज पवनें यहाँ पर नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धारा का जन्म होता है। और इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल ड्रम कटिबंध कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो यह जो हो जाएगा 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है आपसे भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी दिया गया है तो दूसरी तरफ आपका परियोजनाओं को दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो कृष्णा नदी है यह आपका परियोजना इस पर कौन सी है? तो नागार्जुन है। और जो सतलज है यह आपके भाखड़ा नांगल परियोजना इस पर बना हुआ है। जो महानदी है यह आपके टिहरी महानदी पर टिहरी परियोजना चल रहा है। और भागीरथी जो है यह हीराकुंड में जो है परियोजना चल रहा है। तो इस प्रकार से जब ऑप्शन को मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2।
नेक्स्ट सवाल में है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर आपको आंसर देना है। एक तरफ जलवायु प्रकार है तो दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो जो विषुवत रेखीय है यह जावा में है, आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। जो मानसूनी आपका जलवायु प्रकार है यह आपका श्रीलंका हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है यह साइप्रस, और उष्ण मरुस्थलीय जो हो जाएगा यह नामीबिया हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो आंसर आता है यह आ जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 4 2 3 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो यह है आपका बूढ़ी गंडक और कोसी गंगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य को दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिला लेते हैं। जो नामदफा है यह आपका किस स्टेट में है? तो आपको पता होगा नामदफा जो है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बात करें पेरियार की तो यह केरल में अवस्थित है। वहीं बांदीपुर यह कर्नाटक में अवस्थित है, और लामजाओ यह जो है आपका मणिपुर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं आश्रित जनसंख्या, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बात करें विश्व परिप्रेक्ष्य की तो 15 से कम वर्ष एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या को हम आश्रित जनसंख्या यानी डिपेंडेबल जो होता है वो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहते हैं उसको, बच्चों और बूढ़ों को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के जो सर्वाधिक वन है यह पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में चंदन की लकड़ी का वन नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, और चंदन के सर्वाधिक वृक्ष जो हैं यह कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था फ्रेंड्स यूनानी विद्वानों के द्वारा। जो मानचित्र रचना थी जिसमें अक्षांश देशांतर को दर्शाया गया है यह सर्वप्रथम यूनानी देश के विद्वानों ने किया था। और बात करें अगर विश्व मानचित्र के निर्माता की तो याद रखिएगा अनेक्सिमेंडर ये थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है ऑप्शंस को देखने पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कोडाई कनाल जो है मलाई पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, यह जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर पटनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा पटनी पहाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो है, मतलब ऑप्शन दिया गया है, आपको चूज करके बताना है। तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, क्योंकि आपको पता होगा जो विषुवत रेखा जलवायु होती है अधिक ताप और अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। और बात करें अगर कर्क रेखा की है तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और मध्य भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में दिया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है? तो यह जो कोझिकोड बंदरगाह है यह केरल में अवस्थित है। कई बार यह सवाल यूपीएससी पूछती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो सभी को पता होगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। बात कर ले अगर 5 अप्रैल की, आपके ऑप्शंस में दिया गया है तो याद रखिएगा नेशनल मैरीटाइम दिवस इस दिन मनाते हैं हम। बात करें 16 सितंबर की तो 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको यह बताना है। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है यह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स
मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है आपका इकोनॉमिक्स का आई थिंक क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट का अर्थव्यवस्था है और पॉलिटी है वो लोग भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। चलिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला सवाल जो का राइट आंसर हो जाएगा आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता। ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। चलिए, अगले सवाल में पूछा गया है आपका कथन 1 को कथन 2 से मिलाना है और सही आंसर करना है आपको। एक तरफ कथन दिया गया है, दूसरी तरफ उसके विचारक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 4 2 3 1 आप मिला कर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो किससे मिलकर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बनता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो विवरण दिया गया है यह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती हैं? ऑप्शंस देखकर बताइए। तो ऑप्शंस जब देखेंगे तो जो इसमें पाई जाती हैं संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकारें कार्य करती हैं? तो किसके आधार पर कार्य करती है? तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है आपको यह बताना है। उदार लोकतंत्र का, तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण माना जाता है वह यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा संबंधित है आपके बेंथम से, क्योंकि इन्होंने ही कहा था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह किया गया है आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो यह किया गया है अल्फ्रेडो रोक्को ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शंस देखकर फ्रेंड्स बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या आ जाएगा? राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। यह जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, जो कि 48 क के अनुच्छेद में किया गया है। यह भी डेटा याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन जारी कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो यह जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को ही यह जो है अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत था किसका था? तो यह मत था आपका लॉर्ड एक्टन का।
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना जो त्यागपत्र है यह संबोधित करना पड़ता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को करते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 को। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। नेक्स्ट सवाल में है आपका समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। 78 में पूछा गया है भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, आपको यह बताना है। तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है फ्रेंड्स लोक लेखा समिति है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के लिए होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये 1976 भी याद रखिएगा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राज्य की अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। अगला सवाल है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो वो लिखेंगे अपना त्यागपत्र ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के पहले त्यागपत्र देता है और वह त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जिन लोगों तक प्रैक्टिस सेट ना अवेलेबल हो वीडियो के थ्रू ही सही अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सके। तो चलिए अच्छे से रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप कि मतलब सब इस बार अच्छे से एक रिज़ल्ट के लिए तैयार रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।